आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी, हमारे मंत्री जी, श्री अजय टमटा जी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी साहब श्री उमाशंकर जी, एमडी NHIDCL, एडिशनल सेक्रेटरी श्री महमूद जी और मेंबर एडमिनिस्ट्रेशन विशाल चौहान जी, आप सबका स्वागत है। सर, पहला जो सेशन है सर, ये रोड एक्सीडेंट स्पॉट रेक्टिफिकेशन और हैजार्ड मिटिगेशन के ऊपर है सर। प्रेजेंटेशन या सर, रोड एक्सीडेंट में सर जैसा आपने बताया कि हमारी हालत बहुत ख़राब है सर। 1,84,000 डेथ होती है सर, और अगर पर 10,000 किलोमीटर ऑफ रोड लेंथ में लें तो हमारा जो रैंकिंग है सर उसमें टॉप पे आता है। मतलब ये अच्छी बात नहीं है, सबसे ख़राब बात है कि 243 हमारा एक्सीडेंट आता है। नेक्स्ट सर चाइना का आता है जो 119 पे है, उसके बाद में USA है, और फिर लास्ट में सबसे कम जो है ऑस्ट्रेलिया का है सर। तो ये ग्राफ देखेंगे तो उसमें बहुत ख़राब हालत है इंडिया की सर रोड सेफ्टी केस के अंदर सर। और चैलेंज ये है कि इसको 10 से नीचे लाना है, मतलब करीब करीब ऑस्ट्रेलिया के बराबर लेके आना है सर 2047 में। तो उसके लिए सर बहुत सारा काम इसमें हमारे को करना पड़ेगा, जैसे कि सर उसमें एक्सीडेंट स्पॉट रेक्टिफिकेशन है, और पहले से ही आइडेंटिफाई करके हैजार्ड मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज जो हाईवे सेक्टर्स में होती है वो देखना पड़ेंगे सर। नेक्स्ट, तो ये सर ग्राफ बताने की कोशिश की गई है कि हमारा इसमें पोजीशन खराब है सर। अब आते हैं सर हम रोड इंजीनियरिंग के ऊपर सर। इसमें सर जो रोड क्रैशेस में जो डेथ होती है सर, उससे हमारा जो सालाना नुकसान होता है सर वो करीब 5.5 लाख करोड़ का होता है सर। और उसके बाद में सर जो सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होता है वो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर शॉर्ट रिलेटेड होती है, जिसमें कई जगह DPR फॉल्ट पाया गया है सर, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट की डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन और ड्यूरिंग ऑपरेशन और मेंटेनेंस की वजह से सर काफ़ी एक्सीडेंट्स हमारे होते हैं। तो उन सब पर ध्यान देने की ज़रूरत है सर। ज्योमेट्री डिज़ाइन होती है सर, जिसमें कर्व्स होता है, ग्रेडियंट, रोड का सुपर एलिवेशन और कैम्बर के डिफेक्ट्स की वजह से भी बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं सर। गाड़ियों की स्पीड की वजह से भी कई एक्सीडेंट देने आए, जब से हमारा हाई स्पीड एक्सप्रेस से बने तो हाई स्पीड की वजह से भी कई एक्सीडेंट्स हुए हैं, और काफ़ी कुछ ड्राइवर बिहेवियर पे भी डिपेंड करता है। तो सर इसके ऊपर आज हमारी जो पैनल में लोग हैं उसमें श्री हर्ष पोद्दार है सर, जो SP नागपुर से आए हुए हैं सर हमारे साथ में, जिन्होंने अपने उस एरिया में काफ़ी काम किया है सर सेव लाइफ फाउंडेशन के साथ में मिलकर, और कई एक्सीडेंट स्पॉट्स को साइंटिफिकली एनालिसिस करके रेक्टिफाई किया है। तो एक्सीडेंट रेट्स इन्होंने अपने एरिया में उसको रिड्यूस किया है। दूसरे हैं सर मेरे साथ में इसमें राजेश, जो चीफ इंजीनियर मिनिस्ट्री में प्लानिंग में देखते हैं सर। इसमें नेक्स्ट हैं जो पीयूष तिवारी, जो CEO सेव लाइफ फाउंडेशन के हैं, और हमारे साथ में डॉक्टर रेनू अनेजा हैं जो सीनियर ट्रांसपोर्ट स्पेशलिस्ट वर्ल्ड बैंक में हैं। तो मैं आग्रह करूंगा सबसे पहले सर पोद्दार साहब से कि अपना प्रेजेंटेशन बताएं सर। सर जय हिंद सर, मैं हर्ष पोद्दार, पुलिस अधीक्षक नागपुर ग्रामीण सर। मैं शुरुआत करना चाहूँगा सर ये बताते हुए सर कि नागपुर ग्रामीण में जो भी स्टेप्स जो है वो काम किए हैं सर, उसका सिर्फ एक मूल मंत्र है सर, वो है डेटा 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 सर। नेक्स्ट प्लीज सर। 2024 में नागपुर के जो डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमेटी है सर, हमारा एक MOU हुआ सेव लाइफ फाउंडेशन के साथ आपके अध्यक्षता में सर। इससे पहले भी हम सेव लाइफ फाउंडेशन के साथ 2023 से ही काम कर रहे थे, काम शुरू की गई थी। 2024 मार्च में इसे इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया। इसके साथ साथ टारगेट्स भी निर्धारित किए गए सर। नेक्स्ट सर, मैं शुरुआत ही इस बात से करना चाहूंगा कि एग्जैक्टली कौन से स्ट्रैटेजीज हमारे लिए काम किए सर, और फिर उसके बाद मैं आता हूं एक एक पे सर। एक, टारगेट्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। मंथली, वीकली, डेली टारगेट्स जो है वो लक्ष्य दिए गए सर प्रत्येक डिपार्टमेंट्स को। डेटा के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया सर। सर एलोकेशन ऑफ पुलिस रिसोर्सेज, हर डिपार्टमेंट के पास स्कैसिटी ऑफ रिसोर्सेज रहती है, लेकिन डेटा के निष्कर्ष के आधार पर उन्हें कैसे, किस प्रकार से एलोकेट किया जा सकता है सर, वो बहुत काम आया सर। फ्रीक्वेंट लीडरशिप रिव्यू सर, डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमेटी हर महीने डेफिनेटली, चाहे एजेंडा हो या ना हो, हम लोग मिलते ही थे कलेक्टर ऑफिस में सर, और उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स की रिव्यू ली जाती थी सर। और फिजिकल विजिट्स जो सेव लाइफ फाउंडेशन के जरिए किया जाता था। नेक्स्ट सर, ये हमारे जो यश प्राप्त हुई है सर आपकी अध्यक्षता में, उसका एक उदाहरण है सर। आप देख सकते हैं सर कि 2019 से 2021 और 22 तक
कंसिस्टेंटली नागपुर रूरल जो है उसका ट्रेंड जो है वो बाकी महाराष्ट्र और देश के हिसाब से ही आगे बढ़ता रहा सर। लेकिन 2023 के बाद सर 2023 में हम लोगों ने पहला सिग्निफिकेंट ड्रॉप देखा जिसमें कि 11% की ड्रॉप आई सर फेटल क्रैशेस में, और लगभग 10% की क्रैश आई सर फेटालिटीज में, और फिर उसके बाद 2024 में वो और भी घटा सर 3%, और फिर 2025 में वो फर्दर उसमें ड्रॉप आया है सर। तो इसमें सर नंबर सिर्फ कम नहीं हुए हैं सर, लेकिन वो जो एडवांस्ड आगे बढ़ने की जो प्रवृत्ति है सर उसे अरेस्ट कर करके किस प्रकार से नीचे की ओर डिफ्लेक्ट किया जाए सर, वो हम देख पा रहे हैं सर। नेक्स्ट सर 10% रिडक्शन अभी 2025 के साल में है सर इन कंपैरिजन टू प्रीवियस ईयर्स सर। तो इस साल भी ये जो मुहिम है वो चालू ही है सर। नेक्स्ट सर स्टेटिस्टिक्स में एक मॉडल है जो जिनका मैथ्स बैकग्राउंड है यहाँ पर सर, मैं उसके बारे में थोड़ा विश्लेषण करना चाहूंगा सर। रिग्रेशन बोल करके एक मेथड रहता है स्टेटिस्टिक्स में, जिसमें कि अलग अलग प्रकार के डेटा को किस प्रकार से कोरिलेट की जा सकती है सर, ये स्टेटिस्टिक्स में किया जा सकता है। इसमें एक बाइवेरिएट रिग्रेशन होता है, दूसरा मल्टीवेरिएट रिग्रेशन होता है। बाइवेरिएट रिग्रेशन में दो अलग प्रकार के डेटा की कोरिलेशन क्या है सर, वो से एनालाइज की जाती है। मल्टीवेरिएट में आप 3, 4, 5 अलग अलग डेटा सेट्स को कोरिलेट कर सकते हैं सर। सर ये मॉडल्स हम लोगों ने यहां पर यूज किया और हम लोग अलग अलग प्रकार से डेटा को तोड़ते गए, सिर्फ ये नहीं कि डेटा हम कलेक्ट करते गए सर। पर फॉर एग्जांपल ये पहला है सर मंथली फेटालिटी, मंथली भी हम लोगों ने मैप किया कि कौन कौन से मंथ्स में ज्यादा इंटेंसिव एनफोर्समेंट आवश्यक है। नेक्स्ट पुलिस स्टेशन वाइज सर। नेक्स्ट फिर उसके बाद सर जो कोलिजन्स हुए हैं सर उसे भी हम लोगों ने फर्दर ब्रेक किया कि बस के साथ हुई है, कि कार के साथ है, कि मोटरसाइकिल के साथ है, पिकअप ट्रक के साथ है वगैरह सर। उसे डेटा को हम लोग बेसिकली और ज्यादा ग्रैन्युलर करते गए सर, और इसके वजह और फिर उस पर हम लोग रिग्रेशन मॉडल्स रन करते गए। नेक्स्ट तो इसमें मैक्सिमम 2 व्हीलर टू 2 व्हीलर है। यस सर एब्सोल्युटली सर। नेक्स्ट थैंक यू सर। फिर उसके बाद रोज के दिनचर्या के हिसाब से नागपुर ग्रामीण जो है वो एक रूरल डिस्ट्रिक्ट है सर। यहाँ पे टोटल आमतौर रूरल डिस्ट्रिक्ट में इतने स्टेट हाईवेज और नेशनल हाईवेज नहीं होते हैं सर, लेकिन यहाँ पर टोटल 18 स्टेट हाईवेज और नेशनल हाईवेज मिला करके है। तो इसे हर तालुका में उनका रूटीन इकोनॉमिकली क्या रहता है सर। कुछ तालुकाज में जैसे उमरेड है सर, आपको मालूम है सर, या फिर कलमेश्वर है, यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा है तो इनका रूटीन जो है वो अलग रहता है। मान लीजिए रामटेक से सर या फिर काटोल से, जो कि और ज्यादा एग्रीकल्चरल है सर। तो उन्हें उनकी मैपिंग सर डेली कौन से टाइम पर हर तालुका में एक्सीडेंट्स हो रहे थे वो भी मैप किया गया सर रिग्रेशन मॉडल के जरिए। नेक्स्ट सर फिर उसके बाद क्रैश कॉन्फ़िगरेशन क्या था, हेड ऑन था, रियर एंड था, पेडेस्ट्रियन इंपैक्ट था, किस ओर से आया वो कोलिजन सर, उसे मैप किया गया। नेक्स्ट सर क्रैश कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर सर, ये आवश्यक है, मैं थोड़ा आपका ध्यान इसके तरफ अग्रसित करना चाहूंगा सर। आमतौर से सर पुलिस विभाग में जब हम लोग एनफोर्समेंट करते हैं सर, हर साल और महीने जब इसकी रिव्यू ली जाती है तो प्रत्येक हेड पर कितने हम लोग टारगेट प्रीवियस ईयर्स या प्रीवियस मंथ के कंपैरिजन में किस हद तक है उसकी कंपैरिजन की जाती है सर। हम लोगों का डेटा ये सजेस्ट कर रहा था कि ओवर स्पीडिंग मेन फैक्टर है, और उसके बाद सर जो नेक्स्ट वाले आप देख रहे हैं सर, उनका जो प्रमाण है कंट्रीब्यूशन है फैटालिटीज का वो कम है सर। तो इसलिए हम लोगों ने पेडेस्ट्रियन डेंजरस बिहेवियर, रॉन्ग साइड ड्राइविंग, पार्क व्हीकल ऑन रोड, ये कार्रवाई जो है वो हम लोगों ने कम करना शुरू किया सर, और ओवर स्पीडिंग के केसेस हम लोगों ने बढ़ाए। इससे कई बार ये क्वेश्चन सवाल भी उठा नागपुर ग्रामीण के बारे में कि आपके जो नंबर्स हैं ये नीचे वाले जो हेड्स हैं उसमें कम क्यों होते जा रहे हैं। इसे हम लोगों ने जस्टिफाई किया कि डेटा हमारा सजेस्ट कर रहा है कि मेन क्रैश कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर ओवर स्पीडिंग का है, तो वहां पर हम केसेस बढ़ा रहे हैं और यहां पर हम केसेस घटा रहे हैं सर। तो ये जो पुशबैक है सर वो थोड़ा आवश्यक है डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स के तरफ से सर, जब रिव्यू ली जाए सर। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज सर। डेटा विजुअलाइजेशन का बहुत आवश्यक अहम रोल रहा है हमारे यहाँ सर। हम लोगों ने जियोस्पेशियल मैप्स पर एक्चुअली डेटा को विजुअलाइज किया सर, और ये भी मेरी सबमिशन रहेगी। रिग्रेशन एनालिटिक्स के साथ साथ डेटा विजुअलाइजेशन भी नए पॉलिसी का एक भाग होना चाहिए, जिसमें कि विजुअली डेटा को रिप्रेजेंट किस प्रकार से किया जा सकता है। 16 लोकेशंस आइडेंटिफाई किए गए सर हाई फेटालिटी। नेक्स्ट
और सर 9 अलग अलग हाई फेटालिटी कॉरिडोर्स लोकेट किए गए। नेक्स्ट नेक्स्ट सर, ये कंपैरिजन चार्ट है सर 2023 और 2024 का, जिसमें कि हीट मैप्स किए गए हैं एक्सीडेंट्स और फेटालिटीज का सर, और हीट मैप्स को किस प्रकार से कूल किया जा रहा है सर, वो आप 2024 में देख सकते हैं सर। नेक्स्ट नेक्स्ट सर, मैं सेकंड बेस्ट प्रैक्टिस पे आता हूं, जो कि रोड क्रैश वल्नरेबिलिटी असेसमेंट है सर। सर, रोड क्रैश वल्नरेबिलिटी असेसमेंट हम लोग फॉर्मली नॉर्मली सिर्फ साल में एक बार करते थे। इस प्रोसेस को और ज्यादा डायनामिक किया गया है, जिसके जरिए हर क्वार्टर अर्थात हर 3 महीने के अंदर सर एक नया रिपोर्ट जनरेट किया जाता है कि पिछले 3 महीने के डेटा के बेसिस पे अब कौन कौन से चेंजेस आवश्यक है सर। तो जो प्रोसेस है, जो डेटा के जो ट्रेंड्स जिसके बेसिस पर स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है सर, वो हर 3 महीने चेंज होते जा रहा है सर। या हम नॉर्मली ये सालाना बेसिस पर किया जाता था डिस्ट्रिक्ट में सर, लेकिन अब हम लोग ये हर क्वार्टरली कर रहे हैं सर, और उसका रिजल्ट्स जो है सर वो फलस्वरूप हमारे सामने आ रहा है। नेक्स्ट सर, जब स्ट्रैटेजी रिपोर्ट्स भी हम लोग बना रहे हैं सर, उसे हम लोग एक डिटेल्ड रिपोर्ट पैराग्राफ बाय पैराग्राफ, जिसे कोई नहीं पढ़ता है उस प्रकार से न बना करके सर हम लोग चेकलिस्ट बना रहे हैं सर। प्रत्येक डिपार्टमेंट के बगल में उनको क्या करना है वहां पर एक बॉक्स दी गई है, और जो भी रिव्यूइंग ऑफिसर है उसे बस वहां पर टिक मार्क करना है सर कि सर उसे बस वहां पर टिक करना है कि ये काम की गई है या नहीं। इससे रिव्यू का जो प्रोसेस है सर वो बहुत आसान हो जाता है। नेक्स्ट 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 सर, हॉस्पिटल केयर और ट्रॉमा केयर का जो विषय है सर वो भी नागपुर में प्रचलित रहा है सर। इसमें हम लोग प्राइवेट एंटिटीज के साथ बहुत कोऑर्डिनेट किए हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट सर, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो रिव्यू मीटिंग्स है सर वो मीनिंगफुल रहे और बहुत फ्रीक्वेंट रहे सर, इससे बहुत काम आया है सर। बहुत सारी मीटिंग्स जो है वो एक औपचारिक रूप से किए जाते हैं सर, लेकिन सर आपकी अध्यक्षता में हमारी 2-3 मीटिंग्स तो ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट में ही हो गई है सर, लेकिन अदरवाइज भी कलेक्टर और एसपी के चेयरमैनशिप में हम लोग हर मंथ डेफिनेटली वो मीटिंग लेते हैं, और वो मीटिंग कम से कम 1 घंटा चलता है सर, जिसमें कि मीनिंगफुल डिस्कशंस प्रीवियस मीटिंग के मिनट्स पर रिव्यू ली जाती है सर। नेक्स्ट नेक्स्ट सर, इंजीनियरिंग इंटरवेंशंस कई सारे किए गए हैं, मैं कुछ बिफोर एंड आफ्टर फोटोज दिखाना चाहता हूं। नेक्स्ट सर, ये सर तास बोल करके गांव है सर। नेक्स्ट, और ये देखिए सर जो चेंज की गई है सर। आगे प्लीज बढ़ते जाइए। बिफोर आफ्टर, नेक्स्ट बिफोर आफ्टर, नेक्स्ट बिफोर आफ्टर, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। एक सेकेंड, वापस जाएंगे प्लीज जी। नेक्स्ट सर, इस पॉइंट पर 5 फेटालिटीज हुए थे, और उसके बाद ये इस प्रकार की जो क्रॉसिंग है ये फिर उसके बाद यहां पर फेटालिटीज बिल्कुल ही रुक गए। ये बुट्टी बोरी इंडस्ट्रियल एरिया के पास है। नेक्स्ट 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 सर, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि डेटा में जो हम लोगों के पास 16 हाई फेटालिटी लोकेशंस आए थे और 18 हाई फेटालिटी कॉरिडोर्स आए थे। 16 हाई फेटालिटी लोकेशंस में ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट में तो स्टेटिस्टिक्स कम हुए ही हैं, लेकिन इसका प्रमाण ये है कि हमारे जो मेजर्स हैं वो काम कर रहे हैं। 48% रिडक्शन हुआ वो हाई फेटालिटी लोकेशंस पे, जहां पे मोस्ट कॉन्सेंट्रेटेड एक्शंस लिए गए थे सर, और जो हाई फेटालिटी कॉरिडोर्स थे वहां पर 13% रिडक्शन की गई सर। नेक्स्ट सर, इसके बाद हम लोग ने 2025 के लिए भी बहुत स्ट्रिंजेंट टारगेट रखा है, 20% और फर्दर रिड्यूस करने के लिए पूरे डिस्ट्रिक्ट में। लेकिन ये हम लोगों ने सिर्फ टारगेट ही नहीं रखा है सर, इसको ये टारगेट अचीव करने के लिए ग्रैन्युलर रूप से किस प्रकार का प्लान होना चाहिए सर वो भी बनाया गया है। इसमें 2 व्हीलर फेटालिटीज में कितनी कमी चाहिए, 58% चाहिए, कार रिलेटेड में 11% चाहिए, पेडेस्ट्रियन फेटालिटीज में 24% चाहिए। नेक्स्ट, इसके बेसिस पे सर इसको ये टारगेट्स अचीव करने के लिए प्रत्येक एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट को, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट पुलिस हो या हाईवे सेफ्टी पेट्रोल हो या फिर आरटीओ हो, उनको कितने कितने केसेस करने चाहिए सर वो भी दिया गया है। और अल्टीमेटली जिसके जरिए 90 लाइव्स जो हमारा टारगेट है 2025 का वो बचाने का सर, वो अचीव करने के लिए क्या क्या टारगेट्स है सर वो भी ब्रेकडाउन प्लान हम लोगों ने बनाया है। नेक्स्ट,
और पुलिस स्टेशन वाइज टारगेट्स भी हम लोगों ने बनाया है सर, कि ये टारगेट अचीव किस प्रकार से की जाएगी, कि हर पुलिस स्टेशन को कितने केसेस हर वीक करना है, जो कि एसपी मंथली क्राइम रिव्यू मीटिंग में लेते हैं सर, ये टारगेट्स के लिए। नेक्स्ट सर, यहाँ पे हमारा प्रेजेंटेशन समाप्त होता है। थैंक यू सर, जय हिंद। धन्यवाद पोद्दार जी, आपने जो साइंटिफिक एनालिसिस करके जो प्रेजेंटेशन दिया वो बहुत ही सराहनीय है और मुझे उम्मीद है कि इसके बाद में बहुत एक छोटा लोग सा follow करेंगे। जी सर। ये जो प्रेजेंटेशन इन्होंने किया है, तो इसमें एसपी जो है हमारे, इन्होंने इंटरेस्ट लिया और अलग अलग जगह पर वो एग्जैक्टली प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई किए और इसमें सेव लाइफ फाउंडेशन ने उनको मदद की। अब ये जो सॉल्यूशन निकले वो बहुत सस्ते हैं, कोई बड़े नहीं है। उससे इफेक्ट यह है कि लोगों की जान बच गई। तो ये थोड़ा सा इनका जो डिटेल प्रेजेंटेशन है ये अपने वेबसाइट पर रहकर बाकी सब लोग उसको देख सके, अपना सर्कुलेट कर देंगे सारे जिलों में। तो सभी जिलाधिकारी है उनके पास और पुलिस के अधिकारी जो उनके पास अगर ये सर्कुलेट होगा तो आपके जो सबसे हाईएस्ट एक्सीडेंट डिस्ट्रिक्ट में है उसके 50 जिलाधिकारी हैं और पुलिस अधिकारी हैं। अगर आपने ये प्रयास किया तो आपके ज़िले में अनेक लोगों की जान बचाने में हम सफल होंगे। मुझे लगता है थोड़ा संवेदनशीलता और ओनरशिप, इसके आधार पर अगर इसमें आप इनिशिएटिव लेंगे तो ये बहुत बड़ा गोल अचीव होगा। और मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, मैं खुद एक्सीडेंट का भुगत भोगी हूँ। मेरा पैर 4 जगह टूट गया था मैं जब लीडर ऑफ ऑपोजिशन था महाराष्ट्र में। अभी स्थिति ऐसी है कि कोई लड़की ट्रक के नीचे चली गई, वो MBBS पार्ट 1 की विद्यार्थिनी थी, अकेली लड़की थी, कहीं अकेला लड़का मर गया। तो जो मरने वाले लोग हैं इसमें से 18 टू 45 एज के मरने वाले लोगों की संख्या 66.40 है। सब यंग लड़के मर रहे हैं। ऐसा कभी ना हो कि आप में से किसी परिवार पे ये संकट आए, और ये बहुत ही दुखद है। जितने लड़ाई में नहीं मरते, जितने दंगों में नहीं मरते, आतंकवाद की लड़ाई में नहीं मरते, कोविड में नहीं मरते, उतने लोग इसमें मर रहे हैं। 30,000 बच्चे हैं। आपसे देखा नहीं जाएगा कि बच्चा जब किसी ट्रक के नीचे, गाड़ी के नीचे चला जाता है तो देखने की हिम्मत नहीं होती। और इसलिए ये संवेदनशील विषय, और आप सब लोग अगर तय करेंगे तो आपके ज़िले में अगर आधे लोगों के धीरे धीरे अगर हम प्राण बचाने के लिए सीरियसली ओनरशिप और संवेदनशीलता का उपयोग करेंगे तो ये होगा। ये हर्ष पोद्दार जी को मैंने जानबूझकर आग्रह किया कि इनको बुलाइए कि अगर कोई एक अधिकारी तय करता है तो ये बदल सकता है। जैसा मैंने इनको कहा था वैसे नागपुर के म्यूनिसिपल कमिश्नर को भी कहा कि आप शहर के लिए करिए, और नागपुर के पुलिस कमिश्नर को कहा। उनने थोड़ा बहुत किया, पर इन्होंने जिस ओनरशिप के साथ और संवेदनशीलता के साथ किया तो अब ये कम हो गया। और मुझे ऐसा लगता है कि इसी प्रकार का काम शुरू होगा तो 2 साल के अंदर हमारा एक्सीडेंट का और मृत्यु का रेशो जो आज को है डाटा वो एकदम कम हो जाएगा। और इतने लोगों की जान बचाना ये कितना बड़ा काम होगा आप समझिए। तो ये इसका उपयोग करके, और आज आपको हमारे सेव लाइफ फाउंडेशन ने ये जो छोटी छोटी बातें, केवल वो ऑयल पेंट से कुछ डिज़ाइंस बनाए हुए हैं, कोई बड़े खर्चे की बात नहीं है। कहीं तो भी हमारे PD और RO को भी मैंने कहा है कि जैसे NHI के लिए कुछ गलतियाँ होगी तो जिला आपकी कमेटी उसको दो, NHI सुधारेगी, नहीं सुधारेगी तो मेरे पास लेटर भेज दो। स्टेट PWD के पास चीफ इंजीनियर है वहाँ के, उनको दे दो। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन नगर परिषद होगी तो उनके CO को भेज दो। और ये थोड़ा सा जिन्होंने अच्छा काम किया ये भी अखबार में दो, और जिन्होंने नहीं किया और जिनके गलतियां लोग में वो भी आने दो। लेट दे पे, वो लोग उसको देखते रहे। थोड़ा सा मुझे लगता है कि आप सब लोगों ने ये अगर तय किया, और ये जो उदाहरण है सक्सेसफुल, तो हम लोग आज वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट है। और आप सब लोगों ने अगर ये तय कर दिया तो आपको पूरी मदद हमारे यहाँ से होगी। ये हमारे तरफ से ये जो उन्होंने जिस प्रकार से अध्ययन किया ये कोई कठिन काम नहीं है। उन्होंने कहा कि डेटा सबसे इम्पोर्टेंट है, और ये पता चल जाएगा कि आपको ये आपने ज़िले में किया, आपके कमेटी में आपको अधिकार है। इसके मैंने जो सांसदों की अध्यक्षता में या एक्सीडेंट निवारण कमेटी बनाई है, इसके सचिव कलेक्टर है,
पुलिस ऑफिसर, आरटीओ, उनको सबको बुलाकर अगर आप सब लोगों ने संवेदनशीलता के साथ अगर इसको किया तो होगा। मैं निश्चित रूप से ये भी करूँगा कि इसमें पहले जो 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन्होंने अच्छा काम किया है और उनको हम लोग, हमारा कार्यक्रम होता है हर साल, तो हम उन 3 डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर को बुलाकर उस जिले को सम्मानित भी करेंगे कि उन्होंने ये अच्छा काम किया है। तो मुझे लगता है कि आप लोग भी, जो अभी हर्ष पोद्दार जी भी यहाँ हैं, हमारे तरफ से भी कुछ अगर आपको ज़रूरत होती है तो वो भी करेंगे। हमारे नेशनल हाईवे के लिए NHAI के RO और PD जिम्मेदार है, तो वो तो उनकी जिम्मेदारी है, वो तो करेंगे ही। और दूसरी बात, जो लोग इसमें बार बार एक्सीडेंट, एक ही जगह पर 10 लोग मर रहे हैं फिर भी कोई एक्शन नहीं कर रहा है, तो ये ठीक नहीं है। मैं महाराष्ट्र में जब मंत्री था 95-2000 में, तो पुणे से कोल्हापुर एक रोड जाता है जो आगे बेंगलोर की तरफ जाता है, तो कोल्हापुर के पहले एक जयसिंहपुर बाईपास करके जगह थी और एक जगह पर 150 लोग मरे थे। तो मैंने हमारे रिटायर्ड सेक्रेटरी के अध्यक्षता में एक अपघात निवारण, मराठी में एक्सीडेंट को अपघात कहते हैं, तो निवारण कमेटी अपॉइंट की, तो वो पूरे महाराष्ट्र में घूमे। तब उन्होंने 150 लोग मरे वो स्पॉट का उल्लेख करके, फोटो करके दिखाकर मुझे रिपोर्ट दिया। और जैसे वो स्पॉट इंप्रूव हो गया उसके बाद एक भी आदमी नहीं मरा, तब तक 150 लोग मर गए थे। और ये जिसके घर के गए होंगे उनके ऊपर क्या बीती होगी, क्या परिचय, आप विचार कर लिए। हमारी छोटी से छोटा सा इनिशिएटिव और संवेदनशीलता ये पूरे तस्वीर को बदल सकता है। मेरा हाथ जोड़कर आपसे अनुरोध है कि आप, ऐसा बोलना मेरा उचित नहीं है, पर जिस पे बीती होगी उसकी हालत क्या होगी आप सोचिए। आप में से किसी के परिवार में ऐसी घटना कभी ना हो, और इसलिए आप ये समझे कि ये ओनरशिप, संवेदनशीलता और पॉजिटिविटी के साथ करिए, और जो नहीं करता उसको एक्सपोज करिए। मैं इसमें बिल्कुल सख्त हूँ कि मैं अपने डिपार्टमेंट के लोगों को भी, मैंने एसपी को कहा था कि अगर एक काम नहीं करते तो हमारे PDRO के खिलाफ FIR डालो करके, मैं रिटर्न देता हूँ और इनको लॉकअप में बंद करो, क्योंकि अगर योर निग्लिजेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ हंड्रेड्स ऑफ पीपल, तो ये मुझे लगता है कि आप लोग इसमें सहयोग करिए। आप थोड़ा सा भोजन के समय भी बताएंगे, हमारे तरफ से इन्होंने कैसा काम किया ये भी देंगे। शायद पीयूष तिवारी जो सेव लाइफ फाउंडेशन के, जिसमें हम रोड सेफ्टी ऑडिट करते हैं, उन्होंने कुछ सिलेबस तैयार किया इसका, उसके आधार पर ये सुधार हुई थी, वो शायद आपको सर्कुलेट होने वाला है। तो आप थोड़ा सा, इसलिए प्रेजेंटेशन है कि आप आपके ज़िले में ये डेटा इकट्ठा करके करें, यही मेरा आपसे टेक आगे चलें। सर जो मैंने बताया वो रिग्रेशन मॉडल और डेटा विजुअलाइजेशन के बारे में, सर इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बहुत क्रूशियल रोल है सर। अगर ईडार प्लेटफॉर्म पे जो हम लोग डेटा कलेक्ट कर रहे हैं सर, उसमें रिग्रेशन करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए डेटा को विजुअलाइज करके यूनिट कमांडर्स को दी जाए सर, तो उससे मुझे लगता है काफी प्रभाव पड़ सकता है सर। फिर वो मैनुअल एजेंसी की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी सर। आपका ये एक्सपीरियंस है इसका रिपोर्ट, इसमें जैसे सेक्रेटरी साहब कह रहे हैं, हम एक बार सब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को सर्कुलेट करें। जी सर। सर आपकी अनुमति होगी तो सर, जो मेन 5 विषय आ रहे हैं आपसे। पहला, फोकस्ड अप्रोच, फोकस ऑन द एरियाज जो जहां पर आप जितनी जाने बचा सकते हो वो मैक्सिमम हो। सेकंड है माइक्रो लेवल प्लानिंग, यानी हर स्पॉट की अपनी ट्रीटमेंट के अनुसार काम करना है। थर्ड इज टारगेट ड्रिवन, कि टारगेट फिक्स कर लो कि यहां पर इस थाने या इस जंक्शन में इतना कम करना है आपने। चौथा है डेटा ड्रिवन, यानी जो डेटा है कहीं से भी आए, और ईडार के ऊपर बाय द वे और ज्योग्राफिकल विजुअलाइजेशन वाली प्लेटफॉर्म आई थिंक ऑलमोस्ट बिल्ड होके तैयार हो गई है, वो हम चाहेंगे कि सारे सबके पास अवेलेबल भी हो। फिफ्थ इज रेगुलर स्टैंडर्डाइज्ड रिव्यू, सिर्फ रिव्यू नहीं पर स्टैंडर्डाइज्ड रिव्यू की ये काम किया या नहीं किया। सो दोज आर द 5 पॉइंट्स जो टेक अवेज आई थिंक आपके प्रेजेंटेशन से। और 4 एरियाज जो इंजीनियरिंग की जो ये बता रहे हैं, एवरी जंक्शन इज अ वल्नरेबल पॉइंट, और आप देखेंगे कई जो पिक्चर्स भी दिखा रहे थे वो जंक्शंस के थे। सो जंक्शंस की ट्रीटमेंट करना
समटाइम्स इट विल बी कोई मोर एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट भी करने की जरूरत भी पड़ेगी, बट कई जगह सिंपल ट्रीटमेंट से भी आप उसका समाधान कर सकते हैं. सो पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, एक पिक्चर आप दिखा रहे थे जहां साइन बोर्ड्स को आप हटा रहे थे. साइन बोर्ड्स लगाना एक चीज है और साइन बोर्ड सही जगह पर लगाना एक और चीज है. टू वॉच कि ये साइन बोर्ड्स अपने आप में एक कॉज ऑफ एक्सीडेंट ना बन जाए. द थर्ड इज पेडेस्ट्रियन क्रॉसवॉक्स, जहां पर जब भी वो पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग थी उसको सही तरीके से नॉट इवन जो स्पीड कामिंग मेजर्स है उस क्रॉसवॉक से आगे पीछे एट अ रीजनेबल डिस्टेंस वो प्रोवाइड करने वाली बात है. तो जो लोग क्रॉस कर रहे हैं रोड को, वो वल्नरेबल पॉइंट है. एंड द फोर्थ पॉइंट इज एनी मीडियन. मीडियन में क्रॉसिंग छोड़ देते हैं, मीडियन ठीक नहीं है, आई थिंक वो भी एक वल्नरेबल पॉइंट. सो जब स्टेट्स में या रोड सेफ्टी कमिटीज में कोई बैठते हैं, इन 4 चीजों में जो काम करना, अगर एनएचआई ने करना है या हमारे एनएच के ऑफिसर्स ने करना है, उसके लिए तो मंत्री जी ने बिल्कुल ही खुली छूट दे दी है. उसके अलावा बाकी और भी किसी ने करना है तो द जॉब इज टू गेट इट डन. ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव इंटरवेंशंस नहीं है और ये आराम से हो सकते हैं. सो 5x4, 5 एरियाज 4 पॉइंट्स. थैंक यू सर. अब मैं नेक्स्ट के लिए इनवाइट करूंगा पीयूष तिवारी जी को, सीईओ सेव लाइफ फाउंडेशन. धन्यवाद सर. मैं आरंभ करना चाहूंगा मंत्रालय और एनएचएआई का धन्यवाद करते हुए इस सभा को आयोजित करने के लिए. सर, आपको याद होगा कि सितंबर 2023 में हमने मंत्रालय के साथ एक एमओयू किया था जिसके अंतर्गत देश के 100 डिस्ट्रिक्ट और 100 हाईवेज जो कि सबसे वल्नरेबल हैं उनको मंत्रालय के साथ और एनएचएआई के साथ मिलके वहां पर सड़क सुरक्षा के लिए सुधार लाने के लिए एक कार्यक्रम हमने एस्टैब्लिश किया था. तो अभी हर्ष पोद्दार जी ने जो प्रेजेंटेशन दिए है उसमें हमने ऑलरेडी नागपुर के बारे में उसमें काफी कवर हो चुका है. लेकिन नेक्स्ट मैं सर आपको इसमें बताना चाहूंगा कि हमने एक मंत्रालय के सहयोग से एक मेथोडोलॉजी हमने डेवलप करी जिसके जरिए हमने देश के जितने डिस्ट्रिक्ट हैं सर उसको हमने एक इंडेक्स वैल्यू दे दी है और उनको हमने रैंक कर दिया है. उसके बेसिस पे जैसे कि आप टॉप 5 जो हैं वो टॉप राइट पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये हैं देश के अभी टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट्स जिनकी सबसे हाईएस्ट रैंकिंग इस समय आ रही है. इसके लिए हमने एक सिवेरिटी इंडेक्स डेवलप किया था जिसके अंतर्गत जिसको यूज करके कि हम इस रैंकिंग को हम अपडेट करते रहते हैं हर साल डिपेंडिंग अपॉन द ईडार डेटा दैट इज रिलीज्ड बाय द मिनिस्ट्री. नेक्स्ट, इसके लिए सर हम हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जब हम काम कर रहे हैं तो इसमें 5 स्टेप ले रहे हैं सर. एक तो है कि जो डिस्ट्रिक्ट की जो रोड सेफ्टी कमेटी है उनको हम एक हमने जैसा आपने मेंशन करा सर एक सिलेबस बनाया है, एक हमने चेकलिस्ट बनाई है उन मीटिंग्स को कन्वीन करने के लिए, जिससे कि जो भी एजेंसीज हैं उनका जो कार्यक्रम है उनकी जो चेकलिस्ट है वो सामने आ जाए. उसके बाद उस डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम एक डिटेल्ड डेटा एनालिसिस करते हैं और जहां पे इश्यूज हमें नजर आते हैं पिछले कुछ साल के उनको हम आइडेंटिफाई करके वहां पर अपनी टीम भेज के उसको हम एक फिजिकल वहां पर ऑडिट करते हैं. इसमें सर जानने वाली ये बात है कि अब तक जब हम रोड ऑडिट्स की बात करते हैं तो हम सिर्फ रोड इंजीनियरिंग ऑडिट्स के बारे में बात करते हैं, लेकिन इसमें जो एनफोर्समेंट है उसका भी ऑडिट, जो ट्रॉमा केयर है उसका भी ऑडिट और जो रोड यूजर बिहेवियर है उसका भी ऑडिट करना जरूरी है, क्योंकि जो सॉल्यूशंस हैं वो इन 4 एरियाज में होंगे, सिर्फ एक इंजीनियरिंग के एरिया में नहीं होंगे. हालांकि इंजीनियरिंग जो सॉल्यूशंस हैं वो जल्दी हो सकते हैं इंप्लीमेंट और उससे हमें इमीडिएट रिजल्ट्स भी नजर आते हैं. उसके बाद सर हम एक डैशबोर्ड बनाते हैं डिस्ट्रिक्ट के लिए, जैसे कि नागपुर कलेक्टर और एसपी के लिए हमने एक डैशबोर्ड बनाया था जिससे कि वो हर एजेंसी के अंदर जितने भी कार्यक्रम हैं जो एक त्रुटि है उसको सुधारने के लिए उस पे क्या प्रोग्रेस है डेली बेसिस पे उसको हम ट्रैक करते हैं और फिर मॉनिटरिंग जो रिपोर्ट जैसे कि अभी मिस्टर पोद्दार ने दिखाई थी उसको हम डीआरएससी के पास लेकर जाते हैं और उसके बेसिस पे उस पे काम होता है. इसमें सर एक चीज मैं आपका इस पे ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा सर. एक जो चैलेंज आता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन में वो आता है कि इसकी फंडिंग कहां से आएगी.
इंजीनियरिंग की तो फंडिंग जो एनएच की है वो एनएचएआई से आ रही है, लेकिन जो स्टेट हाईवेज हैं, पीडब्ल्यूडी रोड्स हैं, सिटी रोड्स हैं, और वहां जो चीजें ठीक होनी है, उसके अलावा जो ट्रॉमा केयर का काम है, बाकी जो एनफोर्समेंट रिलेटेड चीजें होनी है, उसकी जो बजटिंग है वो कहां से आएगी, इसको सोचना और इसको सॉल्व करना बहुत एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एक्चुअल ऑन ग्राउंड इंप्लीमेंटेशन के लिए। सर नेक्स्ट सर, एक चीज जो हमारे कार्य से निकल के आ रही है कि अभी जो 100 डिस्ट्रिक्ट्स का जो प्रोग्राम है वो आज की डेट में सर 22 डिस्ट्रिक्ट्स में लॉन्च हो चुका है, करीब 9 राज्यों में। इसको हम 100 लेकर जा रहे हैं इस साल के एंड तक। इसमें सर इंजीनियरिंग से रिलेटेड करीब 20 ब्रॉड इश्यूज जो रेपिटेटिव इश्यूज हैं वो निकल के आ रहे हैं, एनफोर्समेंट से रिलेटेड करीब 8 इश्यूज निकल के आ रहे हैं, और ट्रॉमा केयर के करीब आधा दर्जन इश्यूज निकल के आ रहे हैं, जो कि सर रेपिटेटिव हैं। देश में हमें ज्यादातर ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें हमें ये इश्यूज नजर आ रहे हैं। तो हमारा ये सुझाव है कि जो इश्यूज रेपिटेटिव हैं उनको हम वॉर फुटिंग पे प्रिएम्प्टिवली रिजॉल्व कर लें, जैसे कि कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स जो सड़क पे होते हैं जिसपे की गाड़ी जाके भिड़ जाती है, वो एक इंजीनियरिंग का इशू है सर। एनफोर्समेंट में सर हाईवेज पे रॉन्ग साइड ड्राइविंग एक बड़ा इशू नजर आ रहा है, रॉन्ग पार्किंग एक बड़ा इशू नजर आ रहा है। ट्रॉमा केयर में सर एक बड़ा इशू है कि किस अस्पताल में ले जाना है और उसकी कैपेबिलिटी क्या है, उसका लोगों के पास ज्यादा अनुमान नहीं है। और बिहेवियर में सर जो लाइसेंसिंग प्रक्रिया है डिस्ट्रिक्ट की, उसको थोड़ा स्ट्रिंजेंट बनाने की जरूरत है सर। नेक्स्ट 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 मैं क्लोज करना चाहूंगा सर, जैसे मिस्टर पोदार ने बताया कि नागपुर रूरल में 10% रिडक्शन हुआ है फेटालिटीज में सर। नागपुर सिटी में भी सर करीब 20% रिडक्शन हुआ है सड़क दुर्घटनाओं में, और 22% हुआ है जो मौतें होती हैं उसमें। तो सिटी और रूरल दोनों ही साथ में काम कर रहे हैं, और इसमें हमें आशा है कि इसमें 2025 में हमें करीब 40% का जो टारगेट है वो मिलेगा। बाकी जो सर डिस्ट्रिक्ट्स हैं 22 में से सर 10 डिस्ट्रिक्ट्स में ऑन एन एवरेज 11% रिडक्शन हमने देखा है दुर्घटना में और मौतों में, और जिसको कि हम स्केल करके इस साल करीब 30% तक ले जाने का हमारा प्लान है सर। इसमें सर सॉरी एक प्रीवियस स्लाइड, इसमें सर एक चीज और है, जैसे मैंने कहा कि जो रेपिटेटिव चीजें आ रही हैं वो स्टेट लेवल पे हम स्टेट को भी हम इसको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो महाराष्ट्र में जैसे सर चीफ सेक्रेटरी के लेवल पर जो पूरे राज्य के जो जितनी भी घाट वाली सड़कें हैं जो कि हिल रोड्स हैं, उसके लिए एक पॉलिसी हमने बनाई है। उसके अलावा जो कि जितनी भी बस की जो दुर्घटनाएं हुई हैं उससे रिलेटेड एक पॉलिसी स्टेट के लिए को दी है। स्टेट लेवल पे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट महाराष्ट्र के साथ हमने रिसेंटली एक कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम करा था, जिसमें कि डिस्ट्रिक्ट से बुलाए गए ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दी गई थी। और उसके अलावा सर जो बड़ी दुर्घटनाएं हो रही हैं सर, उनकी साइंटिफिक जांच करने की जो प्रक्रिया है उसको एक तरीके से एस्टैब्लिश करा गया है। तो आइडिया यह है सर, जो डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है वो स्टेट वाइड ले जाने के लिए उसमें स्टेट लेवल पॉलिसी पे एक्शन की बहुत जरूरत है, और उसमें जो स्टेट मशीनरी है उसका रोल है सर। धन्यवाद सर। धन्यवाद पीयूष जी, काफ़ी डिटेल प्रेजेंटेशन बताने के लिए। अब मैं अगला आमंत्रित करूंगा डॉक्टर रेणु अनेजा जी को। समय का अभाव में कृपया प्रेजेंटेशन 5 मिनट में ही सीमित कर रहे हैं। थैंक यू। Thank you. First of all, thank you so much for giving us the opportunity and the platform. Thank you to the Honorable Minister, esteemed panelists, and the guests who have joined here. Sir, you are very well aware the bank has been committed and a long-time partner of the country in meeting all the development challenges, including the road safety efforts. The fact that India has made a lot of strive and is giving enough priority, I would say, to the road safety issues, yet a lot has to be done because the challenge is quite large at hand, as we all heard from the other panelists. A couple of issues, sir, which we would like to highlight here is, as the topic rightly pointed out, first, I think we have to move into a proactive approach also along with the reactive approach, as the very theme of the first session suggests.
In that light, I would like to share some suggestions based on the bank's experience, not only in India, but globally across the different nations that we have been supporting. So, firstly, I think we have to pay attention to the road safety audits that are happening. Our codes, our guidelines, specifications are quite detailed and well laid by MORTH as well as by IRC. However, enforcement of that is a huge challenge. So, is still lagging behind, I would say. So, in that light, if we can mainstream the road safety audit efforts, sir, that will really help use the proactive approach towards our engineering efforts. For example, if we should give enough emphasis and mainstreaming to road safety audit at the planning as well as at the DPR design stage, sir, that is right now, only partially being done. So if we can focus on mainstreaming that across the national highways, state highways, and the PWD roads, that will be really effective measure, as well as mainstreaming the audit at all the 3 stages of the construction stage and at the maintenance stage as well. So entire road's life cycle will have to be then taken care in terms of road safety audits. And what is happening across the audit mechanism is, sir, another good effort that can be done, which have been seen in other countries like Vietnam, Brazil, and others, is linking the release of payment of the auditors, safety auditors and contractors, just like performance-based maintenance contracts, similarly to their audit compliances is something that can be replicated in India as well, sir. Mechanisms are available and best practices are available from other countries, which we will be happy to bring to light. Third issue here, sir, which we would like to raise your attention towards is, we have a certification program of road safety auditors very well being conducted by IHE, sir. However, we still, to improve the quality of the road safety audits being done in the country, we would suggest it's high time India move into a accreditation program, sir, to improve the quality of the road safety auditors that we have in the country, and regular mandatory updates, periodical updates for those road safety accredited professionals, so that a pool of community can be developed for road safety auditors. So these are good practices we are bringing from other countries that are happening in developed world, as well as now developing countries are also adopting these practices. Couple of other suggestions on the table, sir. Based on the safe system approach and our experience in so many countries, sir, we have learned that engineering measures have to be combined with other 4 E's that other colleagues have also spoken about, sir. So enforcement, education, as well as emergency response has to be mainstreamed and paid attention to. In light of that, talking about the enforcement, sir, given our limitations on manual enforcement that we all have been facing, and a lot of police department colleagues are there, they know this challenge every day, it's high time India mainstreams the digital enforcement, sir. ITS platform should be developed, and there should be a structure benchmarking based on the categories of roads and different highways. ITS elements can be mainstreamed. These are very cost effective, but very efficient measures that can be done across the different categories of roads, sir. When you implement that, the question will come of the institutional mechanism of who will do the chalaning, where is the accountability, which road agency will coordinate with the police department and transport department. All of these institutional mechanism for digital enforcement, along with the control center mainstreaming, has to be done, sir. It's high time we take up that challenge and start moving towards those efforts, sir. A couple of other suggestions on the regulatory and institutional mechanism oversight agencies, sir. Countries like Germany, Japan, they have independent regulatory bodies which are making sure safety audits and safety efforts are mainstreamed, and they are actually making sure enforcement is done properly of not only of the codes but also on the transport regulation side, sir. We can learn from those practices, sir. Center of Excellence is something that we would like to suggest. I think it's high time we move towards National Center of Excellence along with regional platforms, sir. One such Center of Excellence, we are working with the government of Rajasthan
to prepare a center of excellence framework which can be then mainstreamed across the country, sir. 4 regional center of excellence along with one at the center would go a long way in not only focusing on crash investigation, sir, but also focusing on research, training, as well as, development of mainstreaming these good practices and measures for the country, sir. That will go a long way. Last but not the least, sir, one thing that other colleagues have talked about is the use of technology, sir. We already have EDAR and we have to start planning, use the EDAR data to not only do crash investigations, but using proactive techniques to not only plan what are the deficiencies, but also using our deployment of our traffic personnel also will go a long way for using that data. So capabilities need to be developed and a huge capacity building effort for crash investigation and analysis should be made. Couple of other countries, how along with the highway and infrastructure development, they paid huge attention towards training and capacity building and accreditation programs, not only for the engineering community, sir, but also for the enforcement and healthcare professionals. So a lot of effort has been done, but these suggestions on the table for your consideration. Thank you. Thank you, ma'am, for very valuable suggestion. Now, next I invite Mr. R.C. Jain to make his presentation. Only 5 minutes. सभी को मेरा नमस्कार। सर, पिछले दशक में हाईवे निर्माण में अद्भुत गति से डेवलपमेंट हुआ है, पर साथ में एक्सीडेंट्स भी बहुत बढ़ गए हैं सर। जो टारगेट आपने रखा है 2030 तक 50% एक्सीडेंट्स को रिड्यूस करने का, उसके लिए हम सभी लोग कटिबद्ध हैं। ये जो एक टेबल जो मैंने दिखाया है सर, 2018 से 2022 तक प्रति वर्ष 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों की जानें इसके अंदर गई है सर। जो सड़क के मुख्य हादसे जो हुए हैं उनमें जो मेजर है, जैसे बाराबंकी में कोहरे की वजह से 18 मौतें हुई है, ओवरलोडिंग की वजह से 135 मौतें हुई है, और अल्मोड़ा में ओवरलोडेड बस खाई में गिरी, इससे 75 मौतें हुई है। इस तरह से जो मेजर कॉज ऑफ एक्सीडेंट्स है सर, जो ओवर स्पीडिंग है, ओवरलोडिंग है, इन सब की वजह से बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स हुए हैं, और उनको चेक करने के लिए हमें कुछ आगे बढ़ के सोचना पड़ेगा सर। ओवर स्पीडिंग को चेक करने के लिए सर, जैसे जियो फेंसिंग स्पीड गवर्नर्स लगाने की आवश्यकता है। कॉमर्शियल व्हीकल्स में स्पीड गवर्नर्स का अगर लग जाएंगे तो हो सकता है स्पीड ओवर स्पीड की वजह से एक्सीडेंट होना कम हो जाएंगे सर। और एआई बेस्ड मॉनिटरिंग करने का बहुत जरूरत है सर। जितना और आपका चालान सिस्टम तो एग्जिस्ट कर रहा है, परंतु जो रिपीटेड ऑफेंडर्स हैं उनका लाइसेंस सस्पेंड करने की आवश्यकता है या टेम्परेरी परमिट कैंसिल करने की जरूरत है सर। इसके लिए हमें सोचना पड़ेगा। इसी तरह से सर, जो ड्राइवर्स वगैरह है वो रोड साइड पर हाईवेज पे जो अनधिकृत पार्किंग कर देते हैं, वो उसमें जाके हाई स्पीड से व्हीकल जाके घुसता है और उसमें काफ़ी डेथ्स हुई है, तो उसको भी एआई बेस्ड चेकिंग करके हमारे को चेक करना पड़ेगा सर। और ओवरलोडिंग का जहाँ तक सवाल है सर, ओवरलोडिंग की वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं। हमारे सारे टोल प्लाजा के ऊपर विम लगे हुए हैं सर, वहाँ पर ओवरलोडिंग चेक होता है, पर ओवरलोडिंग चेक करने के लिए हमने स्टैटिक वेब ब्रिज भी लगाए हैं वहाँ पर एडिशनल लोड को खाली भी कर दिया जाता है, परंतु उस सामान को कौन खाली करता है, कौन उसकी निगरानी रखेगा, उसका कोई प्रोविजन नहीं है। हर टोल प्लाजा पे स्टैटिक वेब ब्रिज बने हुए हैं सर, पर वहाँ पर एक भी ओवरलोडेड व्हीकल को खाली होते हुए हमने आज तक नहीं देखा है सर। तो इसके लिए ओवरलोडेड व्हीकल्स जो है सर, इसको एआई बेस्ड मॉनिटरिंग करके उनको चालान बनाना, टेम्परेरी उनको नॉशनली उनका परमिट कैंसिल करने के लिए आवश्यकता है सर। इसी तरह से जो व्हीकल्स है सर, उसमें हमें न्यू टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा सर। अगर लोड सेंसर ही उसके अंदर व्हीकल में आ जाए, जो डैशबोर्ड के ऊपर ही एक वार्निंग साइन डिस्प्ले होए कि भाई ओवरलोडेड व्हीकल है, ड्राइवर को खुद को अपना डिसीजन लेना पड़ेगा कि मैं उसको ओवरलोडेड व्हीकल को नहीं चलाऊंगा। दूसरा सर, ड्राइवर्स वगैरह के वर्किंग आवर्स के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। कोई भी ड्राइवर 8 घंटे, 10 घंटे, 15 घंटे तक गाड़ी चलाता है। जो फटीग होता है, ड्रोजीनेस होता है, उसका कोई चेक नहीं है। क्यों ना हम एक स्मार्ट कार्ड बना दिए सर। और मैं एक सेकंड, मैं टोकना नहीं चाहता, पर इस सेशन का विषय वाज अराउंड इंजीनियरिंग। हम इंजीनियरिंग को छोड़ के हर विषय में बात, उस पर भी आ रहा हूँ सर, उस पर भी आ रहा हूँ सर। जहाँ तक सर एक्सीडेंट्स रिमूवल के लिए हम लोगों ने बहुत प्रयास किए हैं सर।
प्री मतलब सेफ्टी ऑडिट भी पहले होने लग मतलब ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन आफ्टर कंस्ट्रक्शन दोनों हो रहा है, ड्रोन सर्विलेंस भी हो रहा है, एनएसपी से रोड की जांच भी हो रही है। बट सर जो मेन एक्सीडेंट जो एक्सीडेंट रिपेयरिंग जो रेक्टिफिकेशन के लिए जो काम हो रहा है उसमें हम सिर्फ एक बोर्ड लगा रहे हैं, जेब्रा लाइंस पे लगा रहे हैं। इससे आगे बढ़ के काम करने की जरूरत है सर। डीपीआर स्टेज के ऊपर ही इन सब चीजों को चेक करने की आवश्यकता है सर। मेन जो डेफिशिएंसी जो आती है वो है लैंड एक्विजिशन की वजह से सर। लैंड एक्विजिशन में क्या होता है, एलए प्लान जो बनता है उसकी सेंट्रल लाइन मेरी प्रोजेक्ट लाइन से कॉन्साइड नहीं होती है, और जब वो लैंड एक्वायर्ड लैंड में मेरे को उसी अलाइनमेंट को फिट करना होता है तो उसकी वजह से हमें ज्योमेट्रिक्स में कंप्रोमाइज करना पड़ता है। जंक्शंस के लिए लैंड एक्वायर नहीं की जाती है तो स्टैंडर्ड जंक्शंस नहीं बनते हैं सर। तो लैंड एक्विजिशन प्लान के लिए जो हमें एफर्ट्स करने हैं सर कि लैंड एक्विजिशन प्लान बिल्कुल एक्यूरेट बने, और ज्योमेट्रिक्स इंप्रूवमेंट करने के लिए अगर आफ्टर कंस्ट्रक्शन भी अगर कोई हमें इंप्रूवमेंट करना है सर तो उसके लिए लैंड एक्वायर की जानी चाहिए। तो ड्यूरिंग आफ्टर कंस्ट्रक्शन सर जो साइट पे जो एक्सीडेंट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन जो है, चूंकि हम एनएचबीएफ से हैं सर, तो हम ये चाहेंगे सर जैसे जो एम्बुलेंस वगैरह के प्रोविजन किए हुए हैं तो वो स्पॉट पे आने में हमारे पास में इतना एफिशिएंट स्टाफ नहीं होता है कि जो उसको मतलब हेल्थ में हेल्प कर सके, हेल्थ सेफ्टी बचाने में हेल्प कर सके सर। इसके लिए कॉरिडोर कंसेप्ट बेसिस पे ये इम्प्लीमेंट होना चाहिए सर, जो स्पेशलाइज एजेंसीज इसको इम्प्लीमेंट करे ताकि जो विक्टिम है उसको हेल्प मिल सके सर। दूसरा सर जो रोड की मेंटेनेंस के लिए जो अब डे बाय डे जो प्रावधान जो हम इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं सर, ड्रोन बेस्ड मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं सर उसके लिए, और बट जो O&M का जो बजट है वो बहुत ही कम होता है सर। इसको एक बार रिवाइज करने की सोचना चाहिए सर ताकि ये परमानेंट सॉल्यूशंस हम इसके लिए कर सकें सर। थैंक यू सर। धन्यवाद जैन साहब। नाउ आई रिक्वेस्ट द लास्ट स्पीकर श्री राजेश कुमार, चीफ इंजीनियर प्लानिंग मोर्थ। धन्यवाद सर। बहुत वैल्यूएबल सजेशंस आए एसपी नागपुर रूरल, सीईओ सेव लाइफ फाउंडेशन, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वर्ल्ड बैंक एंड एनएचबीएफ की तरफ से। मैं थोड़ी ही देर जो आपकी प्रेजेंटेशन थी उसी पे अपनी बात को रखते हुए यही कहना चाहेंगे कि 20% ऑफ द टोटल एक्सीडेंट का काउज इंजीनियरिंग में जो डिफेक्ट है रोड में वो है, और ये 20% सर इजीली डूएबल है बाय ऑल आवर इंजीनियर्स। ये हम कर सकते हैं, डेली बेसिस पे हम रोड बना रहे हैं। तो ये 20% पे हमें तो फोकस करना है कि 20% तो होने ही नहीं चाहिए हमारे रोड में। बिहेवियर, ओवर स्पीडिंग और इन्फोर्समेंट एक जगह है, बट 20% को हम जीरो पे ला सकते हैं सर अगले 2 से 3 साल में, अगर हम एक लक्ष्य पे चले। हमारे कोड्स में कोई दिक्कत नहीं है सर, सारे वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड्स के कोड्स हैं, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों के डिजाइन पे हम डीपीआर में ध्यान नहीं देते हैं, खासकर साइनेजेस पे, जंक्शन इम्प्रूवमेंट पे, रोड मार्किंग पे, जो कि सेव लाइफ फाउंडेशन द्वारा हाईलाइट किया गया है। वो चीज को हम अगर डीपीआर में ही इस छोटी छोटी चीजों को इनकॉर्पोरेट करके जैसे ही रोड बन रही है उसी क्रम में हम बनाए उस समय, तो ये काफी जरूरत है कि छोटी चीज पे ध्यान हम ज्यादा दें डीपीआर में, ताकि रोड बने ही इसी लायक। एक्सीडेंट होने के बाद उस पर क्या मेजर लेने हैं ये तो सर आने ही नहीं चाहिए हमारे नई सड़कों पे खास करके। दूसरा इशू ये है सर, जब जो भी जहां पे हमारा काम चल रहा होता है तकरीबन 3% मौतें ऐसी सड़कों पे हो रही हैं जहां हमारा काम चल रहा है और हमने रोड को सही तरीके से मेंटेन नहीं कर रखा है। तो ये काफी चिंता का विषय है, जिसमें कि सारे हमारे ऑफिसर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स और जो रोड के लिए अथॉरिटी इंजीनियर लगे हैं उन्हें ध्यान देने की जरूरत है। सारे चीजों का प्रावधान है कॉन्ट्रैक्ट में, पैसे निर्धारित हैं हर एक काम के लिए, फिर भी एक चीज नहीं हो पा रही है, और उसके चलते 3% जाने, अगर सर 2 लाख का 3% भी 600 जान होता है, जो कि काफी ज्यादा है। तो हम इस पे ध्यान देकर के ये एलिमिनेट हम कर सकते हैं सर।
एक हमारे डिपार्टमेंट द्वारा काफी अच्छा काम किया गया है कि सारी सड़कों पे कोई न कोई मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट हमेशा लगा ही रहेगा, ये सुनिश्चित करना है। इस डायरेक्शन में हम काफी आगे बढ़े हैं सर, और इस साल के अंत तक ये सुनिश्चित हो जाएगा कि सारी सड़कों पे हमेशा मेंटेनेंस का कोई कॉन्ट्रैक्ट रहे, ताकि सड़कें कभी खराब ना हो। प्रोएक्टिव अप्रोच पे हम सड़कों को हमेशा मेंटेन करते रहेंगे, तो इससे काफी एक्सीडेंट में चेंज आने की संभावना है सर, और इसमें काफी कमी आएगी। जो हमारा ईडार सिस्टम है और जो एसपी रूरल नागपुर ने कहा है, उसमें हम डिपार्टमेंट में जरूर उनके सजेशन को इनकॉर्पोरेट करके एआई बेस्ड एनालिसिस करवाएंगे। एक एनालिसिस ये उसमें निकल के आई थी सर कि जितने ट्रैफिक वल्नरेबल एक्सीडेंट लोकेशन थे, जहां जहां शॉर्ट टर्म मेजर भी लिए गए, प्रॉपर साइनेज, प्रॉपर मार्किंग, चैनलाइजिंग ऑफ द फ्लो ऑफ ट्रैफिक और सम बैरियर्स, उससे 80 to 85% एक्सीडेंट में कमी आई उन लोकेशन पे। तो ये शॉर्ट टर्म मेजर्स कोई बहुत खर्च वाला चीज नहीं है। जो जो एक्सीडेंट हम लोकेशन ईडार से आ रहे हैं, वहां पे हम ये काम प्रोएक्टिवली हमारे ऑफिसर्स वहां कर सकते हैं। आईएमएस और सर हम तो हर एक 4 लेन टोल रोड पे लगा चुके हैं, जो कि एम्बुलेंस हमारा जो है हर ये सुनिश्चित करता है कि कोई एक्सीडेंट को हम 30 मिनट में नियरेस्ट हॉस्पिटल में हम पहुंचा लें। और इसके साथ हम कैशलेस ट्रीटमेंट डिपार्टमेंट जो लाने जा रहा है, वो फैटेलिटीज को रिड्यूस करने में काफी मदद करेगा। तो जो एम्बुलेंस और कैशलेस ट्रीटमेंट है, ये हमारे एक्सीडेंट को तो नहीं कम करेंगे सर, लेकिन फैटेलिटीज को डेफिनेटली काफी रिड्यूस करेंगे। तो फोकस ये है कि सर 20% वाला जो कंपोनेंट है, उस पे एज ए इंजीनियर हम ये पहले सोचें कि 20% हमें अगले 2 साल में खत्म कर ही देना है, रोड पे रहना ही नहीं है, और वो हमारे अटेंटिव होने से और थोड़े से प्रयास से हो जाएगा। हम इसी के साथ अपना ये समाप्त करते हैं। धन्यवाद राजेश। क्योंकि समय का अभाव है, सिर्फ 2 ओपन हाउस सेशन में 2 क्वेश्चंस लिए जाएंगे, तो हाँ, या सजेशन अगर कोई देना चाहे, ओनली 2। It is requested that please raise your hand, give your introduction, and then you can give your suggestion. फील फ्री, अगर कोई अपना एक्सपीरियंस इसमें शेयर करना चाहे तो फील फ्री। Sir, namaskar. Just a suggestion, sir. I am Jagadish, Special CP Traffic in Delhi Police. अभी जैसे मंत्री साहब ने बोला है कि वो डिस्ट्रिक्ट जो भी अच्छा कर रहा है रोड फेडरल डायरेक्शन में, उनको जो रिवार्ड देंगे, वैसे मेरा एक सजेशन होगा कि जो कंसेशनर है, रोड मेंटेन करता है या बिल्ड करता है, उनको भी एक इंसेंटिवाइज करेंगे, तो बिकॉज दे आर इन चार्ज ऑफ द रोड एंड दे आर ऑलवेज ऑन द रोड। जो भी पुलिस करता है दैट कैन ओनली कॉम्प्लीमेंट व्हाट एवर ही इज डूइंग, सो इसलिए उनको भी एक रिवार्ड स्कीम कुछ होगा तो बढ़िया रहेगा सर। थैंक यू। Sir, namaskar, sir. Sir, I am Amitabh Thakur, Transport Commissioner, Odisha, sir. Sir, मेरा एक अनुरोध ये था कि हमारे यहाँ पे जो भी नेशनल हाईवे का जब निर्माण होता है या फिर स्टेट गवर्नमेंट की जो रोड्स बनते हैं सर, तो हमारे यहाँ पर 18% फेटालिटी हैज बीन नोटिस्ड एट द इंटरसेक्शन सर। नाउ द क्वेश्चन इज सर, इसमें समन्वय के अभाव में या फिर किसी भी कारण से सर, जितने भी इंटरसेक्शंस हैं सर, उसमें हमने देखा है कि स्टेट गवर्नमेंट एंड एनएच अथॉरिटीज का सर उसमें कोई तालमेल नहीं रहता है, उसकी बहुत काफी जरूरत है सर। अभी उड़ीसा ने एक ड्राफ्ट अपना रोड पॉलिसी बनाया है सर, उस पर हम लोगों ने इसको इंट्रोड्यूस किया है सर। तो जो भी पुराने जो निर्मित रोड है सर, उस पे हम लोग का अनुरोध है सर, अगर एनएच के तरफ से इंटरसेक्शंस को सुधारने के लिए कोई ठोस कदम लिया जाएगा तो काफी हमारा एटलीस्ट 18% फेटालिटीज आर एट द इंटरसेक्शन सर। अब शॉर्टली समिंग अप, एक तो दिस रोड सेफ्टी जैसे नागपुर से एक्सपीरियंस आई है, ये इट इज अक्रॉस रोड्स, कुछ एनएच में होंगे, कुछ नॉन एनएच में होंगे। सो हमें प्योर एनएच फोकस या नॉन एनएच फोकस ना रखें, रोड सेफ्टी एज अ रोड सेफ्टी इश्यू देखें। सेकेंडली, इन सो फार एज डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमेटी अगर आइडेंटिफाई करती है कि एनएच में ये सेट ऑफ इंटरवेंशंस लेने हैं, दे विल बी टेकन, ठीक है, वेदर इट इन्वॉल्व्स एन इंजीनियरिंग सॉल्यूशन और अ स्मॉल लेवल सॉल्यूशन, वो किया जाएगा।
इसका अधिकार क्षेत्र डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी काउंसिल जो है वो अपना वर्कआउट करे। लार्जली जो इस सेशन से जो बातें उभर के आ रही हैं, जो 5 पॉइंट जो हर्ष पोद्दार जी ने बताए हैं, उसको मैं दोहराना नहीं चाहूंगा, आई वोंट लाइक टू रिपीट दैट, बट द की पॉइंट इज अडॉप्ट अ फोकस्ड एंड अ डेटा ड्रिवन अप्रोच। डोंट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवेज, लोकल रोड्स। जो एक्सीडेंट स्पॉट है वो एक्सीडेंट स्पॉट है, उसको ठीक करना है। ठीक है, रोड सेफ्टी ऑडिट के बारे में आई थिंक एक्रेडिटेशन प्रोसेस की बात आई है। इट्स अ गुड सजेशन, वी कैन कंसिडर दैट। एंड डीपीआर में एटलीस्ट insofar as national highways are concerned, road safety is a component of the DPR. No DPR is cleared without a road safety check also being done. और concessionaires पे भी ये condition होती है, which the concessionaires will tell you कि they are supposed to have road safety as a component of the concession. जो authority engineer है उसमें भी एक road safety auditor रखना जरूरी है। But the point is there are failures. अगर ये फेलियर्स हो रहे हैं इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस, क्यों हो रहे हैं? स्टेट रोड्स में जहां तक मेरी जानकारी है, क्योंकि मैं भी अभी स्टेट से आया हूं, इस तरह के प्रावधान नहीं होते हैं। सो मेरे ख्याल से 2 एरियाज में जो जरूरी है विच पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरीज कैन टेक अप इज स्टेट रोड्स, जो एटलीस्ट स्टेट हाईवेज है, ठीक है, जो एक्सीडेंट प्रोन एमडीआरस है, और सिटी लेवल रोड्स हैं जो खासकर कॉर्पोरेशंस जैसे नासिक सिटी वाज और नागपुर सिटी वाज आल्सो अ मेजर कंट्रीब्यूटर। जो सिटी लेवल रोड्स की बात है उस पे भी हम टेकअप कर सकते हैं। Implementation responsibilities for reinforcement. Shortly we should be issuing an SOP for electronic enforcement. हमने सुप्रीम कोर्ट में भी सबमिट कर रखा है, हमने हमारे तरफ से फाइनल कर चुके हैं, in which the roles responsibilities will be laid out very clearly. फंडिंग के लिए बात यह है कि वी हैव आल्सो सजेस्टेड कि इस बार के जो सैक्सी है, दिस इज अ स्पेशल कैपिटल असिस्टेंस फंडिंग टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, उसमें हम ये कंपोनेंट जोड़े हुए हैं। सो दिस कंपोनेंट विल बी कैन बी यूज्ड बाय स्टेट्स कि स्टेट रोड्स में या जो बाकी एक्सीडेंट स्पॉट्स में जो नॉन एनएचएस है, एनएच वाले तो हम फंड करेंगे, लेकिन स्टेट फंडिंग के लिए भी थ्रू द सैक्सी स्कीम वो प्रावधान अवेलेबल हो जाएगा वंस इट इज एक्सेप्टेड एंड नोटिफाइड। हाँ, डीपीआर इश्यूज तो बड़ी समस्या है, ठीक है, और डीपीआर के अलावा कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस भी एक समस्या है। उसमें भी आई मीन कई चेंजेस हमने लाने हैं एंड दैट पॉइंट इज कमिंग अप। सो लार्जली अब यही है कि फोकस हम माइक्रो लेवल प्लानिंग, फोकस्ड अप्रोच विथ ऑडिट एज एन इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म कि जिससे हम एक्सीडेंट्स को कर्टेल और कम कर पाए। दैट सीम्स टू बी द लार्ज आउटकम ऑफ दिस सेशन। सर, हमने एक 10-11 साल में इस मिनिस्ट्री में था, पर प्रॉब्लम ध्यान में सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था। ये बहुत जगह प्रॉब्लम एक्सीडेंट का है कि जो रोड के बीच में जो बैरियर्स होते हैं, भारतीयों को ये बहुत मेजॉरिटी लोगों को आदत है कि छलांग मार के वो उसके ऊपर से कूदकर आगे क्रॉस करते रास्ता। महिला भी जाती है, हर जगह ये प्रॉब्लम है। तो फिर मैंने हमारे इंजीनियर्स को भी कहा कि ये समझ लीजिए कि हिंदुस्तान का हर नागरिक ये वर्ल्ड स्टैंडर्ड का एथलेटिक्स है, ऐसा समझ के आप प्लान करिए, क्योंकि ये छलांग मारना बंद नहीं होगा। तो बीच में मैं इंदौर में गया था, तो इंदौर में मैंने देखा कि 3 फीट का प्रीकास्ट में किया हुआ ऐसा ये था कंक्रीट ब्लॉक, और उसके बीच में 1 मीटर की जगह, कहीं आधा मीटर की जगह छोड़कर उसमें उन्होंने काली मिट्टी डालकर उसमें पेड़ लगाए थे। और पूरे इसमें मैंने ऑब्जर्व किया कि एक भी आदमी छलांग मार के नहीं कूद रहा है। तो मैंने पहले कहा कि अभी हमने ये ऑलरेडी ऑर्डर शायद निकला होगा कि भाई प्रीकास्ट करके हम लोग ऐसी दीवार बनाए कि जिसके ऊपर से कोई छलांग नहीं मार सके। दूसरे जो क्रैश बैरियर है जहाँ पाइप लगते हैं, तो मैंने उतर के वो पाइप के गेज देखे,
तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ठीक प्रकार से एक्सप्लेन नहीं करता कि कितने वजन का, कितने गेज का, कितना मजबूत लगाना चाहिए। तो लोगों ने ऐसे घटिया पाइप लगाए कि जो तुरंत कोई जाके डैश मार के टूट जाते हैं या बरसात में उसका रस्टिंग हो जाता है। तो मैंने कहा इसके सबके स्टैंडर्ड्स तय करो। जो हमारी कंपाउंड वॉल है उसमें से कुत्ते तो कुत्ते ही हैं, पर आदमी भी कूद के बाहर आते हैं। तो अब नेचुरली अभी कंपाउंड वॉल का भी डिजाइन किया है, और मुझे शायद ये हमने डिपार्टमेंट की तरफ से हर टेंडर में इसको इंक्लूड किया है कि मैक्सिमम प्रीकास्ट का उपयोग करें, मैंडेटरी करें। और ये करते समय कंपाउंड वॉल से डिजाइन से लेकर ये बीच में जो ड्रेनेज सिस्टम है, अंडरपास है, ये सबको प्रीकास्ट में करके ये फैक्ट्री में बने ताकि अच्छी क्वालिटी के बने। तो ये हमने मैंडेटरी किया है। एक दूसरा, लोग क्यों मजबूर होते हैं क्रॉस करने के लिए, तो इसमें एक बात ध्यान में आई कि हमने जितने ये फुट ओवर ब्रिज बने हुए हैं, मैंने हमारे लोगों को भी प्रश्न पूछा कि तुमको इसके ऊपर कोई चढ़ते हुए लोग दिखते क्या कभी, तो वो फुट ओवर ब्रिज पे कोई चढ़ता ही नहीं। तो मैंने कहा ये तो कोई काम के नहीं है। तो अभी सीनियर सिटीजन और दिव्यांगों के लिए हमने एक डिजाइन तैयार किया है कि एक लिफ्ट होगी जिसमें सीनियर सिटीजन और वो लिफ्ट से ऊपर जाएंगे और लिफ्ट से उतरेंगे। तो ये इसके कारण लोग अब रोड क्रॉस करने की जो तकलीफ है उनकी कम होगी, या ये कूदने का प्रयास नहीं करेंगे। दूसरा जो है कि जो स्टेयर्स होती है उसमें चढ़ने की प्रवृत्ति नहीं है। तो हमने कहा कि स्कूटर और साइकिल चढ़ सकती है ऊपर, क्योंकि अनेक गाँवों पर इन्हीं के टू व्हीलर के प्रॉब्लम है। तो ये ऊपर चढ़ सके और ऊपर उतर सके, इस प्रकार का स्लोप बना दो ताकि लोगों को छोटे छोटे गांव में ये तकलीफ नहीं होगी और लोग फिर इसका उपयोग करने के लिए हैबिचुअल हो जाएंगे। तो ये कुछ बातें हमने इंजीनियरिंग के सुधार में की है। मुझे लगता है और भी ये जैसे नागपुर के इसमें जिन्होंने कि जहाँ 4 स्क्वायर्स एक स्क्वायर बन रहा है, 8-8 रोड एक जगह इकट्ठा आ रहे हैं, तो उसका सिंपल मार्किंग करके उसको ठीक प्रकार से हमारे जो बोर्ड से वो लगाकर हम भी लोगों को अलर्ट कर सकते हैं। अभी एक मुझे ध्यान में है कि मैं गुड़गांव गया था, तो बड़े बड़े लोगों ने ये बीच में स्पीड ब्रेकर्स बनाए। अब ये स्पीड ब्रेकर्स ने जो डॉक्टर है उसको स्पॉन्डिलाइटिस के लिए पेशेंट को बढ़ा रहा और उनका बिजनेस बढ़ाने वाली बात है। ये बिल्कुल गलत है और लोग इस पर मांग करते हैं कि ये स्पीड ब्रेकर लगाओ। तो स्पीड ब्रेकर के बजाय भी अब वर्ल्ड में ऐसे डिज़ाइन बनाए हैं कि जिसके कारण एकदम अलर्ट होकर ड्राइवर स्पीड कम करता है। तो ऐसी छोटी छोटी बातें जो ध्यान में आई है हम लोग भी हमारे तरफ से कर रहे हैं, आपके ध्यान में आएंगे तो वो भी होगा। तो ये भी थोड़ा स्टेट गवर्नमेंट के रोड पर, डिस्ट्रिक्ट रोड पर, NHAI में तो करने का हमने आदेश दिया है और शहर में भी इस प्रकार के होंगे। भी कारपोरेशन सिग्नल्स लगाती है वो सोलर पर चलते हुए। अभी एक रोड के बीच में एक समझो गैप है जहाँ से लोग क्रॉस करते हैं, ये गली से स्कूटर से निकलते उधर जाते, अक्सर वहाँ एक्सीडेंट हो रहा है। तो मैंने उनको सब जगह कहा कि ऐसे जो स्पॉट्स है उसको एक सोलर का एक लाइट, पीला लाइट ऐसा थोड़ा बहुत करता रहे तो अलर्टनेस और अवेयरनेस आएगा। तो ये स्कूटर और ये लोग सब इसमें एक्सीडेंट नहीं हो, सब जगह ट्रैफिक सिग्नल लगाना भी संभव नहीं है। तो ऐसी छोटी छोटी बातों को आपके डिस्ट्रिक्ट में सब लोगों ने मिलकर अगर सुधार किया तो ये संख्या बढ़ सकती है। हमारे तरफ से हमने सुधार किया है। स्टेट के भी अधिकारी यहाँ उपस्थित हैं, उनके लिए भी वो इसी के आधार पर अगर उनके स्टेट हाईवेज में, डिस्ट्रिक्ट में सुधार करेंगे तो सडनली बड़े प्रमाण पर ये कम होंगे। एक मेरे मन में कन्फ्यूजन है कि वर्ल्ड में हम जिस स्टैंडर्ड के रोड अभी बना रहे हैं वैसे ही रोड बने हुए हैं और उनकी स्पीड 140 किलोमीटर है, फिर भी वहाँ एक्सीडेंट नहीं होते। तो सब जगह स्पीड कम करना और ये लगाना, ये कह रहे हैं, इसमें भी दम होगा। पर स्पीड ज़्यादा, एक बार एक्सिस कंट्रोल रोड बनेंगे तो स्पीड ज़्यादा होने वाली है। पर उसके लिए हमने रोड इंजीनियरिंग के बारे में अगर चिंता की, जो विशेष रूप से अमेरिका में, यूरोपियन कंट्रीज में होती है, तो उनके एक्सीडेंट अभी स्वीडन में 0% एक्सीडेंट है और वहाँ स्पीड तो काफ़ी अच्छी है। पर जैसे लेन डिसिप्लिन का पालन करना, रोड के बीच में से बैरियर को क्रॉस करके कूद कर आगे नहीं जाना, छोटी छोटी बातों को अगर हम हमारे
ये नागरिकों को ट्रेन करते हैं तो वो भी करें। अभी एजुकेशन मिनिस्टर के सेंट्रल स्कूल के चेयरमैन आने वाले, मेरी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी से बात हुई, उन्होंने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया। सेंट्रल स्कूल के विद्यार्थियों का कार्यक्रम हुआ, अब वो कोर्स भी बना रहे बच्चों के लिए, और एजुकेशन डिपार्टमेंट ने अब इसमें बहुत इंटरेस्ट लिया है। तो मुझे लगता है कि हम भविष्य के नागरिकों को तो भी कम से कम अच्छा तैयार करें। तो ओवरऑल अलग अलग प्रकार के सुझाव आए, तो उसका उपयोग हुआ। तो मुझे लगता है आपके भी कोई सुझाव आएंगे तो हमें बताइए, हम जरूर उसका उपयोग करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल लेवल पर जो ग्रासरूट लेवल पर जो प्रॉब्लम्स हैं वो आप सब लोगों के ध्यान में आते हैं, तो जरूर बताइए, हम उसको उपयोग में लाएंगे। थैंक यू।